हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ चौधरी सलमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सल्फाई। उम्मीद है कि आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर इन फिजिक्स एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफाई हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज़, ये कैप्टन लॉ से मुतालिक है। इसके ऑप्शन देखते हैं। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि जो प्लैनेट हैं वो मून के गिर्द जो घूमते हैं, सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है ऑर्बिटल पीरियड वो कैप्टन ने अपने थर्ड लॉ में बताया कि स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो उससे रिलेटेड ये है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी माइनर एक्सिस, इस तरीके से ऑप्शन सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस और ऑप्शन डी है सेमी माइनर एक्सिस से मुतालिक। तो इस एमसीक्यू को समझाने से पहले मैं आपके लिए एक और स्लाइड मैंने बनाई है ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी तरीके से समझा सकूं। तो चलते हैं उस स्लाइड पर, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो ये स्लाइड हमारे पास आ गई है। यहाँ से मैं आपको केपलर के लॉ को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारी जो ज़मीन है या कोई भी जो प्लेनेट है, स्पेशली हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है ज़मीन सन के गिर्द जो घूमती है सराउंडिंग में, तो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं रिवॉल्व करती। उसका जो पाथ है वो एलिप्टिकल है, कुछ इस तरीके से अंडे की शेप का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस की जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ, वो जो है एक्स एक्सिस के मुकाबले में कम है, यानी कि वर्टेक्स के मुकाबले में को वर्टेक्सिस की जो लेंथ है वो कम है। इसीलिए को वर्टेक्स को हम लोगों ने माइनर एक्सिस का नाम दिया गया है, यानी कि ये नीचे से लेकर और ऊपर तक जो है ये माइनर एक्सिस है। और यहाँ पर एक साइड के वर्टेक्स से लेकर दूसरे साइड के वर्टेक्स तक ये कंप्लीट जो है ये मेजर एक्सिस है। तो इनका अगर हाफ लें तो उन्हें सेमी मेजर या सेमी माइनर कहा जाता है, यानी कि अगर आप सेंट्रल पॉइंट सेंटर से लेकर वाई तक ऊपर तक जाएंगे तो ये सेमी माइनर हो जाएगा, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। और इस तरह सेंटर से लेकर अगर आप वर्टेक्स तक आ जाएंगे तो ये सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस जो होगा वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा। तो केपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया है कि अगर आप स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ये जो कैलकुलेट करें टाइम पीरियड, उसने ये बताया कि दिस टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ दिस सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि सेंटर से लेकर ये वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो चलते हैं अब दोबारा हम लोग जो है हमारी प्रीवियस स्लाइड थी उसी की तरफ। तो ये उसी से मुतालिक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। याद रखिए, सेमी माइनर एक्सिस नहीं, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करनी है, सेमी माइनर एक्सिस है कौन सा होता है और सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर हो गया सेमी माइनर, तो ये सेमी मेजर एक्सिस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज, ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी एंटी सिमेट्रिक, ऑप्शन सी जो है वो रेडियली सिमेट्रिक होगा और ऑप्शन डी जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी सरफेस के सेंटर में अगर हम लोग कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं, वैसे भी हमारे पास पॉइंट चार्ज हो, तो उसके सराउंडिंग में अगर हम लोग पोटेंशियल को देखना चाहें, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जनरेट होगी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तो वो अगर हम लोग देखना चाहें तो वो जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक बनती है। ये बिल्कुल ऐसे लेफ्ट राइट अप साइड अप डाउन या फ्रंट बैक हर तरफ जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकली जनरेट होती है, तो उसकी जो पोटेंशियल होगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। रेडियली जो है वो सर्कुलर नहीं होगी, बिल्कुल ये स्फेरिकली होगी। तो ये याद रखना आपने, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है इफ द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आउटसाइड द पॉइंट इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी जो है इन्फिनिटी एंड ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज है। ये कह रहा है कि अगर सारे का सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस पॉइंट से बाहर क्या होगी। तो डेफिनेटली ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि उस पॉइंट से बाहर चार्ज ही नहीं है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वहाँ पर ही होगी जहाँ पर चार्ज जो है वो लाई करता है सरफेस पर या किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट से बाहर जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय,
ऑप्शन ए इंड्यूस्ड ईएमएफ रूल, ऑप्शन बी कॉर्कस्क्रू रूल, ऑप्शन 3 एम्पियर स्विमिंग रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये जो है हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लेंस लॉ से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंग ने इसका जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका बताया। इसने अपनी राइट हैंड की जो है फिंगर्स के थ्रू जो इंड्यूस करंट होता है उसकी डायरेक्शन, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें बताई। तो अगर हम लोग राइट हैंड की जो पहले 3 फिंगर्स को एक दूसरे तीसरे परपेंडिकुलर कर लेंगे तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, और हमारी जो सेकंड फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमें बताएगी। तो ये ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 2 कार रेसर्स आर 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये कह रहा है कि 2 कार रेसर्स एक दूसरे से 100 किलोमीटर जो है वो अवे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 100 किलोमीटर। दे ड्राइव देयर कार्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहला जो कार ड्राइवर है वो अपनी कार को ड्राइव करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर करेगा, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। आफ्टर 15 मिनट दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, 15 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर दूर होंगे, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर होंगे, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी जो है वो 75 किलोमीटर दूर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये पहला जो कार रेसर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा जो है वो 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में पहला जो है वो 10 किलोमीटर करेगा, यानी कि 15 मिनट जब 1 घंटे का चौथा हिस्सा है। इसी तरीके से 40 किलोमीटर का चौथा हिस्सा होगा वो 10 किलोमीटर बनेगा। तो पहला रेसर जो है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और दूसरा जो है वो 1 घंटे के यानी कि 60 किलोमीटर चौथा हिस्सा 15 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो एक साइड से एक ने 10 किलोमीटर कवर किया, दूसरे ने उसकी तरफ जो है 15 किलोमीटर कवर किया, दोनों ने जो है वो टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। स्टिल दे आर 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो 15 मिनट के बाद वो अभी भी दोनों एक दूसरे से जो है वो 75 किलोमीटर जो है वो अवे होंगे। ये बिल्कुल ईजी है, आप एक कापी पेन की मदद से कापी पर पेज पर बनाकर जो है ना इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स डबल देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल रिड्यूस टू हाफ बिकम्स 4 टाइम नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अगर हम लोग डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, ऑप्शन बी रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो v स्क्वायर, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे 2v स्क्वायर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज -1/2 kx²। ऑप्शन बी है 1/2 हाफ kx², ऑप्शन सी जो है वो kx² है, एंड ऑप्शन डी जो है वो kx है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1/2 mv² होगी, और इसी तरीके पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ kx² होगी। k स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो पॉजिटिव जो है हाफ kx² उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज इज। एडियाबैटिक चेंज की जो इक्वेशन है वो कौन सी बनेगी? ऑप्शन ए है पीवी एडियाबैटिक कांस्टेंट, उसके ऊपर लगा वॉल्यूम के ऊपर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, और ऑप्शन बी जो है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी ब्रैकेट में प्रेशर इनटू वॉल्यूम और होल ब्रैकेट का कांस्टेंट एडियाबैटिक कांस्टेंट लगाया। तो ये जो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है ये तो होता है रेशो जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम CP/CV। तो उनका जो रेशियो है उसे हम लोग एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसे यहाँ पर लैम्डा से शो किया गया पावर में। तो ये लेप्लेस ने जो है वो साउंड की स्पीड की करेक्शन की थी न्यूटन की। न्यूटन ने जो है उसने ये कहा था कि हमारे पास जो साउंड मूव करता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है।
तो उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो सेम नहीं थी आ रही, उसमें एरर आ रहा था। तो लेप्लस ने उसकी करेक्शन की थी। तो यहाँ पर उसने करेक्शन ये की थी, उसने ये कहा था कि साउंड की जो स्पीड है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। और वहाँ पर उसने ये फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर है वॉल्यूम के ऊपर लगा हुआ, ये उसने लगाया था। इसे एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जो रेशियो है CP/CV का। तो मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है वो रेशियो है। तो ये जो इक्वेशन ए है ये इसने फाइनल इक्वेशन बनाई थी, और ये इसके जो रिजल्ट्स थे वो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल सेम आए थे। तो पी वी पावर में जो है एडियाबैटिक कांस्टेंट इज इक्वल टू के। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि बाय एक्सर्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन एन आइस ब्लॉक यू, ऑप्शन ए राइज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी मेक इट मेल्टिंग एट 0 डिग्री ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक आइस ब्लॉक या आइस क्यूब पर आप सर्टेन अमाउंट में प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है राइज होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री होगा, मेल्टिंग पॉइंट एट 0 डिग्री ओनली, या नन ऑफ दीज होगा। अच्छा याद रखिएगा कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। आइस का चूँकि वॉल्यूम जो है वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो अगर आइस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज होने से, तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस ब्लॉक वी आर गोइंग टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो पानी का उसका जो आइस क्यूब का जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज mercury thermometer can be used to measure temperature up to 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 360 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि मरकरी का जो थर्मामीटर होता है, जो आमतौर पर क्लिनिकल थर्मामीटर भी जिसे कहते हैं, वो किस रेंज तक हम लोग अप टू जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है मैं आपको बताऊं, इसकी रेंज -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऑलमोस्ट 357-58 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इसमें जो है वो नियरली ऑप्शन 3 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि आप थर्मामीटर, मरकरी का जो थर्मामीटर होता है वो 360 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 357 डिग्री सेल्सियस होती है, -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर और मैक्सिमम जो है 357 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो है 90 डिग्री जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। तो क्रिटिकल एंगल जो है 90 डिग्री है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा देखते हैं। माफ़ कीजिएगा हमारे पास ये चल गया, वही एमसीक्यूज पर हम दोबारा जा रहे हैं। ये हमारा एमसीक्यूज था कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से क्रिटिकल एंगल पर कितना होती है, तो ये जो है ये 180 डिग्री होती है। ठीक है, और सॉरी 90 डिग्री हुआ। क्रिटिकल एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जब 90 डिग्री बनाए तो आप उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सोलर एक्लिप्स जो है वो कब ऑकर होता है, सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण कह लें। तो ऑप्शन हमारे पास है अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड मून, ऑप्शन बी सन इज़ बिटवीन जो है वो मून और अर्थ के बीच में जब सूरज आ जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन ए जो है अर्थ जब सन और मून के बीच में आ जाता है। इसी तरीके ऑप्शन सी मून इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सूरज ग्रहण तब होता है जब हमारे पास सूरज की रोशनी जो है ज़मीन पर ना पहुंचे, यानी कि ज़मीन और सूरज के दरमियान में कोई रुकावट आ जाए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट। जब चांद जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो सूरज की रोशनी हम तक डायरेक्टली जो है वो नहीं पहुँच पाती, तो हम लोग इसे सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म बिकॉज। ये कह रहा है कि जब एक ग्लास प्रिज्म से लाइट जो है वो गुजरती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इन गिलास। ये कह रहा है कि गिलास में जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो डिफरेंट कलर्स में टूटेगी। ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। ऑप्शन सी जो है गिलास इज डेंसर देन एयर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट कलर की जो लाइट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि उनकी जो रिफ्रैक्शन होगी वो डिफरेंट रेशोज़ पर होगी। तो हर कलर जो है अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बेंड होता है। तो जब आप वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म में जो है रिफ्लेक्टेड करवाएंगे, तो हमें पता है वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स।
तो 7 के 7 अलग अलग कलर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा बेंड हो जाता है। जैसे वायलेट कलर है विबग्योर में, और रेड कलर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो सबसे कम है तो सबसे कम बेंड होगा। तो ये जो कलर्स है ये अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बेंड होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे से अलग अलग होता है, इसीलिए ग्लास प्रिज्म से गुजारने पर वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड। ये कह रहा है कि एक सेकंड्स पेंडुलम बेसिकली सेकंड जो है वो टाइम नहीं, ये सेकंड जो है वो 1 सेकंड घड़ियालों के नीचे आमतौर पर ये पेंडुलम लगाया जाता है, बड़े घड़ियाल के नीचे। तो वो घड़ियाल का जो पेंडुलम जो है जब वो अपना एक चक्कर पूरा करता है, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। ये कह रहा है कि मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम। उस पेंडुलम का जो मास था बॉब का वो 50 ग्राम है और एम्प्टी बॉब है। इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर सॉलिड बॉब ऑफ सेम रेडियस बट इट्स मास इज 100 ग्राम। और ये कह रहा है कि उस बॉब को हम लोग सॉलिड बॉब से रिप्लेस करें जिसका जो मास है वो 100 ग्राम है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा। पहले 2 सेकंड था तो अभी कितना होगा। ऑप्शन ए 8 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 2 सेकंड और ऑप्शन डी जो है 1 सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिपीट किया था, वहाँ पर कुछ और तरीके से था, यहाँ पर जो है कुछ और तरीके से, लेकिन इसका वो जो कंसेप्ट है वो सेम है। टाइम पीरियड जो पेंडुलम का होता है उसका फार्मूला था 2π√L/G। टाइम पीरियड जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है, उसका मास के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मास को 100 ग्राम करें या 1000 ग्राम कर दें तो टाइम पीरियड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी उसका 2 सेकंड था तो अभी भी 2 सेकंड ही रहेगा। सो ऑप्शन सी 2 सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर्स, 100 लीटर्स, 10 लीटर, नन ऑफ दिस। तो मीटर क्यूब को जो है वो लीटर में पूछ रहा है कि 1 मीटर क्यूब जो है उसमें कितने लीटर आएंगे। तो ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं क्या था। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम की जो है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन ए 2 हर्ट्स, ऑप्शन बी जो है 1 हर्ट्स, ऑप्शन सी 0.5 हर्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी बताया कि घड़ियालों के नीचे, घड़ियों के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है उसे हम लोग सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, जबकि फ्रिक्वेंसी जो है वो बराबर होते हैं 1/, टाइम पीरियड के। तो अगर इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है तो 1/2 मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो हाफ हर्ट्स होगी। 1/2 कह लें या 0.5 हर्ट्स कह लें। सो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.5 हर्ट्स इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ये कांस्टेंट है, इसे आप याद कर लें। सेकंड्स पेंडुलम के लिए इसकी वैल्यू यही होगी और सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड ही होता है, वो आगे पीछे नहीं होता। ये फिक्स किए जाते हैं, तभी इनको घड़ियों में जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो है द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नेदर स्केलर नॉर वेक्टर, नन ऑफ दिस। तो याद रखिए ग्रेडियंट को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, जब आप स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप ग्रेडियंट लगाते हैं। तो स्केलर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। सो ऑप्शन बी द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बीट्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। बीट्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं, बीट्स प्रोड्यूस होने की वजह क्या है। ऑप्शन ए इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि जो बीट्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन की वजह से नहीं पैदा होती, बल्कि 2 साउंड्स जो हैं उन अलग अलग फ्रिक्वेंसी के जो साउंड्स हैं वो आपस में इंटरफ्रेंस कर लें, सुपर पोजिशन कर लें, तो उस वजह से बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग शॉर्टली ये कह सकते हैं बीट्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड है। पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स, ये कह रहे हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए करंट को, ऑप्शन बी करंट डेंसिटी को, ऑप्शन सी जो है एनर्जी फ्लक्स को, एंड ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंडक्शन को। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो एनर्जी फ्लक्स को डिनोट करता है। एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया जो है, या एनर्जी का फ्लो जो है उसको शो करने के लिए हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स एनर्जी फ्लक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन एवरी सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये कह रहा है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी जो है 3, ऑप्शन डी 4। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह।
तो ग्रुप 4 का मकसद ही ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे, इसीलिए इन्हें ग्रुप 4 में रखा गया, या कह सकते हैं आप कि इनकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो तादाद होती है वो क्वांटिटी वो 4 होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज माइनॉरिटी कैरियर्स आर मैनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय, ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में या डायोड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप और पी टाइप मटेरियल का, जब हम जंक्शन बनाते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स बाद वक़्त एक्टिवेटेड हो जाते हैं, क्यों? उसके पीछे वजह क्या? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी डोपेंट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताता चलूँ कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो बाद वक़्त एक्टिवेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट। तो यह टेम्परेचर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर से ही एक्टिवेटेड होते हैं, टेम्परेचर की जो रीज़न है वो हीट ही है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स आर मेनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय हीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ कंडक्टेंस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज दिस इज नोन एज, ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से अगर कंडक्टेंस बढ़े, अच्छा याद रखिए कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़े तो कंडक्टेंस जो है डिक्रीज़ होती है, कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस अगर बढ़ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पॉजिटिव कोएफिशिएंट, ऑप्शन बी जो है नेगेटिव करंट फ्लो, ऑप्शन सी नेगेटिव कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी पॉजिटिव रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है तो आप इसे नेगेटिव कोएफिशिएंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव कोएफिशिएंट। Next MCQ is the signal voltage gain of an amplifier is defined as option A V out divided by V in, option B जो है IC जो multiply by RC, और ऑप्शन सी जो है RC divided by RE, एंड ऑप्शन डी जो है वो RC divided by RL। तो ये जो है ये वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ये जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज गेन जो है किसी भी एम्पलीफायर का, वो ज़ाहिर बात देखिए आप इसको जो वोल्टेज गेन से ही कह रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनपुट जो है, इसी से आप सिग्नल वोल्टेज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी आउट अगर जो है वो 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो डबल आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू 3 आ रहा है तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो वोल्टेज गेन जो है यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज the solid state detector is basically a forward bias PN junction, option B a reverse bias PN junction, option C a forward bias transistor, and option D a photocell। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली अ रिवर्स बियास पीएन जंक्शन होता है। ये एक डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन इसमें क्रिएट करते हैं और उस पीएन जंक्शन को हम लोग रिवर्स बियास करवाते हैं। इसी रिवर्स बियास पीएन जंक्शन को सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी मास नंबर, ऑप्शन सी एवोगैड्रोस नंबर, ऑप्शन डी ग्राम मोल। अच्छा हमें ये पता है कि एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन नंबर प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन नंबर। सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। तो आप एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी is correct option, oh sorry, option A is correct option. The total number of electron around the nucleus is called atomic number। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं अब। चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ये कह रहा है किसी भी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए द चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो चार्ज प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। टू इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, थ्री इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और नन ऑफ दीज। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई के इक्विवेलेंट होता है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो इक्वल टू ट्विस्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट,
ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है। ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी गामा पार्टिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल जो स्पीड होती है वो 100 टाइम्स जो है वो कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इसी तरीके से बीटा पार्टिकल की जो है वो 10 टाइम्स कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जबकि गामा पार्टिकल या गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी हैं, न्यूट्रल रेडिएशन से इनकी जो स्पीड है या वेलोसिटी वो लाइट के बराबर ही होती है। सो द वेलोसिटी ऑफ गामा पार्टिकल्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियड जिंक 66। ये कह रहा है कि हमारे पास जिंक जिसका एटॉमिक मास जो है 66 है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी जो है वो 26। तो ये जो जिंक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है और एटॉमिक मास 66 होता है। तो अगर आप न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, यानी कि 66 में से 30 को माइनस करेंगे तो 36 जो है वो न्यूट्रॉन हमारे पास बचेंगे। सो देयर आर 36 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियड ऑफ जिंक 66। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं। ऑप्शन ए टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी टू कूल द रिएक्टर एंड ऑप्शन डी टू कंट्रोल द एनर्जी रिलीज्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली हम लोग जब चेन रिएक्शन करवाते हैं तो वो चेन रिएक्शन करवाने के लिए हमें न्यूट्रॉन जो है वो स्लो स्पीड में चाहिए होते हैं। तो चेन रिएक्शन में जो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन में वो हाई स्पीड प्रोड्यूस होता है, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग कोई ना कोई जो है वो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेटर हैवी वाटर मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि हैवी वाटर जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो जब उससे न्यूट्रॉन जो है हाई स्पीड टकराता है तो टकरा कर अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इन स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। सो द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज which particle is considered as an ideal projectile for induced nuclear reaction। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवाने के लिए या न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए कौन सा पार्टिकल जो है वो आइडियल प्रोजेक्टाइल है या कौन सा पार्टिकल जो है वो आइडियल है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी गामा पार्टिकल। तो मैंने अभी आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोग स्लो स्पीड जो है वो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। Neutron is the ideal projectile for induced nuclear reaction. Next MCQ is which of the following process is responsible for energy emission in sun। ये कह रहा है कि सूरज से जो एनर्जी इमिट आउट हो रही है इस प्रोसेस के लिए कौन सा पार्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए अल्फा डिके, ऑप्शन बी बीटा डिके, ऑप्शन सी फिजन एंड ऑप्शन डी फ्यूजन रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि जो स्टार्स या हमारा जो सन है ये भी बेसिकली स्टार है, इनमें जो एनर्जी इमिशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन डी जो है फ्यूजन रिएक्शन दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्यूजन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी इमिशन इन सन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days। दिस मीन्स दैट option A it will completely disintegrates in 20 days, option B it will completely disintegrates in 40 days, option C 1/8 will be left after 30 days and option D जो 7/8 part disintegrates in 30 days। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ जो है 10 डेज है, इसका मतलब है कि 10 दिन बाद वो अपने ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में 1/2 यानी कि हाफ उसकी वैल्यू बच जाएगी। और इसी तरीके से 20 दिन बाद हाफ की हाफ यानी कि 1/4 जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में बच जाएगी। और इसी तरीके 30 डेज़ में 1/4 का हाफ जो है उसको मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 1/8 जो है उसकी वैल्यू जो बच जाएगी। तो आप इसी तरीके से 40 डेज़ के लिए 1/16 बच जाएगा, 50 डेज़ में 1/32 उसकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट और बचेगी सब्सटेंस की। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन ये सी ऑप्शन जो है वो सही है कि 10 दिन बाद 1/2 बचेगा, 20 दिन बाद 1/4 बचेगा और 30 डेज़ के बाद जो है वो मटेरियल जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है 1/8 जो है वो बचेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।
इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा और आपको इससे समझ भी आया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी या क्वेश्चन के लिए आप जो है हमारे चैनल के नीचे या इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए यहाँ तक के लिए जो है वो इतना ही था। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका थैंक यू। एक बार आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको नोटिफाई हो सके। थैंक यू।